Hello students, I hope that you all are doing great. So guys, MPS 003 का ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक प्लेलिस्ट का आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप इसका पार्ट 1 भी देख सकते हो। फ्यूचर में मैं MPS 003 एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आऊँगी, तो आपको ज़रूर ज्वाइन करना है हमारे न्यू चैनल स्कॉलरली माइंड्स लाइव को, ताकि लाइव क्लासेस आप टाइमली वहाँ पे देख सको। और अगर आपने अभी तक अपने MPS के जो कोर्सेज हैं फॉर एग्जांपल 001, 2, 3 एंड 4 इन चारों के लिए नोट्स को परचेज नहीं किया है या फिर आपको गेस्ट पेपर्स का रिक्वायरमेंट है जिसमें से आप पढ़ के इजीली पास हो सकते हो क्वेश्चन एंड आंसर्स के फॉर्म में, तो आप उसके लिए इस नंबर पे हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो और अपने लिए नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हो। सो जिस तरीके से हमने पार्ट 1 के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को कवर किया था इजी एंड डिटेल वे में पॉइंट वाइज तरीके से, सेम वैसे ही हम इस वीडियो में भी करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको बताना है कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र और डेवलपमेंट के बीच में जो डिबेट चल रहा है वो क्या है। ठीक है, तो भारत में लोकतंत्र और विकास के बीच चल रही बहस का आपको मूल्यांकन करना है। सो यहाँ पे एक आंसर के फॉर्मेट में रहेगा, दोनों लैंग्वेजेस के बच्चे इसको देख सकते हैं। आपको सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ उसे सुनते जाना है। तो जो डिबेट है डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट का, वो उसमें क्या है, किस चीज के बारे में है वो, तो यहाँ पे कंसर्न है कि जो हमारी सरकार है वो डेमोक्रेटिक है और हमें अपने देश की इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस भी करनी है। तो कुछ जो हमारे विद्वान है वो क्या कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। कैसे प्रमोट करती है? डेमोक्रेसी के अंदर हम क्या देखते हैं, जनता का पार्टिसिपेशन होता है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी होती है और नागरिकों को राइट्स मिलते हैं। सो व्हाइल अदर्स बिलीव दैट इट मे स्लो डाउन, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी डेवलपमेंट को स्लो डाउन कर देती है क्योंकि उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग डिले होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी उससे लो हो जाती है। ठीक है, तो लोकतंत्र और विकास के बीच की ये जो बहस है, समझ में आ रहा है किस चीज से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपके लोकतांत्रिक शासन यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का आर्थिक और सामाजिक प्रकृति के साथ जो संबंध है। कुछ लोग कहते हैं कि लोकतंत्र जवाबदेही सहभागिता को बढ़ाकर विकास को बढ़ावा देता है, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, ये तो गति को धीमा कर देता है। तो अब हम इसका कुछ बैकग्राउंड समझेंगे। तो आजादी के बाद से ही हम क्या देखते थे कि हमारे देश में हमने डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को अपनाया, साथ ही साथ हमने क्या किया, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट भी किया। लेकिन इंडिया ने क्या एक्सपीरियंस किया कि कंटिन्यूअस डिबेट इंडिया में चलता रहा कि जो डेमोक्रेसी है क्या वो डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करती है या फिर डेमोक्रेसी की वजह से जो रैपिड ग्रोथ है हम वो नहीं अचीव कर पा रहे हैं। तो दोनों चीजें हैं यहाँ पे। तो कुछ चीजें जो इसके फेवर में है, जो लोग कहते हैं कि हाँ डेमोक्रेसी डेवलपमेंट को फेवर करती है, उसको बढ़ाती है। तो पहली चीज कैसे बढ़ाती है, वो डेमोक्रेसी लोगों को अलाउ करती है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। कैसे लोग पार्टिसिपेट करेंगे? इलेक्शंस के माध्यम से, पब्लिक डिस्कशंस के माध्यम से। तो क्योंकि ये जन भागीदारी को क्या कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो पॉलिसीज हैं वो लोगों की नीड्स को पूरा करेंगी, उनके एस्पिरेशंस को पूरा करेंगी, जिसकी वजह से आगे फर्दर डेवलपमेंट होगा। दूसरा जो मत है इसके फेवर में, वो क्या कहता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना, वो जनता के प्रति बहुत ही ज्यादा अकाउंटेबल होती है। तो एंड कैन बी रिमूव थ्रू द इलेक्शंस। तो अगर आपको अपनी सरकार पसंद नहीं है तो आप इलेक्शन के माध्यम से अपनी सरकार को हटा सकते हो। इसका मतलब कि डेमोक्रेसी की वजह से देश के अंदर जवाबदेही और पारदर्शिता को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है, जिससे कि सरकार ट्रांसपेरेंट होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस देश में चलता है और देश का शासन अच्छे तरीके से सुनिश्चित हो पाता है। और अगर हमारा राजनीतिक शासन अच्छा होगा तो ऑब्वियसली हमारा आर्थिक और सामाजिक विकास भी होता चला जाएगा। ठीक है, फिर वो राइट्स एंड फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। तो क्योंकि डेमोक्रेसी गाइस सेफ गार्ड प्रोवाइड करती है। डेमोक्रेसी के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो नागरिक होते हैं उनके पास विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं और अधिकार होते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सोशल जस्टिस, ये सारा होता है। तो ये सारी जो कंडीशंस है एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स। पहले आपको इतना ही याद करना है, पहला कि ये जन भागीदारी को सुनिश्चित करता है। जो लोग हैं डेमोक्रेसी की वजह से ही समाज में पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर पाते हैं और अपनी नीड्स एंड एस्पिरेशंस को जनता सरकार को बता पाते हैं। दूसरी चीज, डेमोक्रेसी सरकार के लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करती है। ठीक है, सरकारें जो होती हैं वो जनता के प्रति क्या होती हैं,
जवाबदेह होती हैं, देन हमें राइट्स एंड फ्रीडम्स डेमोक्रेसी की वजह से मिल पाते हैं। ओवरऑल डेमोक्रेसी का जो गोल है वो होता है समावेशी विकास का करना। समावेशी विकास का मतलब ये है कि वो ग्रुप जो मार्जिनलाइज हैं, जो हाशिए पर हैं, जिनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो ट्राइबल ग्रुप्स हो गए, आपके वुमेन्स हो गई, दे ऑल कम अंडर द मार्जिनलाइज ग्रुप। तो इन सब के लिए रिजर्वेशन देना, वेलफेयर स्कीम्स को चलाना, तो ये प्रमोट करता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट को। एंड इन द डेवलपमेंट केवल डेवलपमेंट काफी नहीं है, डेवलपमेंट शुड बी इंक्लूसिव, जिसके अंदर सभी लोगों को इक्वल अधिकार मिलते रहे, ठीक है। तो संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान करने में ये हेल्प करता है। तो डेमोक्रेसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है फॉर रिजॉल्विंग सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, जो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। नाउ लेट्स सी कि कैसे जो डेमोक्रेसी है वो डेवलपमेंट के अगेंस्ट है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी एज अ ड्राइवर ऑफ डेवलपमेंट। पहली चीज यहाँ पे हो रहा है कि डेमोक्रेसी की वजह से जो निर्णय लिए जाते हैं वो लेंदी प्रोसेस होती है। कि मान लो कि आज हमें कुछ फायदा होने वाला है तो उस पर निर्णय आज लेना आवश्यक है, लेकिन डेमोक्रेसी की वजह से जो निर्णय की प्रक्रिया है बहुत लंबी हो जाती है, डिले हो जाता है। तो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में भी डिले हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज केवल शॉर्ट टर्म गेन्स के बारे में सोचती हैं, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स की बात नहीं करती, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस अफेक्ट होता है। तो हमें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हमारा नहीं हो पाता है, एंड देयर इज अ वेरी काइंड ऑफ करप्शन जो हम वहां पर देखते हैं। तो एक्सेसिव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन में एनकरेज करप्शन and misuse of public resources. Such practices hinders effective डेवलपमेंट। तो ऐसी प्रवृत्तियां प्रभावी विकास में क्या करती हैं, बाधा को उत्पन्न भी करती हैं। अत्यधिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, भ्रष्टाचार और सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग को भी बढ़ावा देती है, ठीक है। पॉलिटिकल नीतिगत अस्थिरता, क्योंकि सरकार बार बार चेंज होती है। पिछली सरकार के तहत जो डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे थे तो वो क्या पता अगली सरकार आए तो बंद कर दे। तो पॉलिसी डिसकंटिन्यूटी का जो खतरा है वो डेमोक्रेसी के अंदर रहता है, और डेमोक्रेसी की वजह से कास्ट और रिलीजन वाली जो पॉलिटिक्स है वो डेवलपमेंट की जगह वो ऊपर उठ जाती है, ठीक है। तो जो अटेंशन है वो इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस से क्या होती है, डाइवर्ट हो जाती है। सो इफ वी सी द एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, तो हमने क्या देखा कि इंडिया ने सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव किया, ठीक है। हमने अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम भी मेंटेन करके रखा और हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव किया। एंड दिस चैलेंजेस द व्यू दैट ओनली अथॉरिटेरियन सिस्टम्स कैन अचीव रैपिड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमने दुनिया के सामने हम एक न्यू एग्जाम्पल की तरह हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी भी लाई और अपने यहाँ पर क्या किया, डेवलपमेंट भी किया है। और साथ ही साथ हमने वेलफेयर के जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें एक्सपेंड किया। सो डेमोक्रेटिक प्रेशर हैव लीड टू द स्कीम्स रिलेटेड टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी। तो लोकतांत्रिक दबावों के कारण शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा से संबंधित योजनाओं का विस्तार हुआ है। These program have improved social development indicators, और इन्होंने सामाजिक विकास के सूचकों में भी सुधार किया है। असमानता हमें निरंतर देखने के लिए मिलती है, तो कितना भी ग्रोथ हो जाए बट पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, रीजनल डिस्पैरिटीज चलती रहेंगी, जो एक सवाल उठाती हैं अबाउट द क्वालिटी एंड इंक्लूसिवनेस ऑफ डेवलपमेंट। तो सिविल सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया है, इन सभी का रोल काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये 4 पॉइंट्स आपने अपने इंडिया के व्यू में लिखने हैं। देन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, जहां पे आप क्रिटिकल इवेल्युएशन करोगे, यानी कि जो डिबेट है द डिबेट इज नॉट अबाउट चूजिंग बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, बट यहाँ पे ये समझना है कि डेमोक्रेसी और जो डेवलपमेंट होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो यह बहस केवल लोकतंत्र और विकास में से किसी एक को चुनने की नहीं है, बल्कि दोनों के परस्पर पूरक संबंध को समझने की है। तो डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग को भले ही स्लो करती है, बट वो लेजिटिमेसी को इंश्योर करती है, पार्टिसिपेशन एंड राइट्स के प्रोटेक्शन को इंश्योर करती है। सो वो डेवलपमेंट जो बिना डेमोक्रेसी के अचीव आप करोगे तो आपका ग्रोथ रैपिड होगा, बट आपके समाज में लोगों को जस्टिस और फ्रीडम्स नहीं मिल पाएंगी। तो इंडिया का एक्सपीरियंस हमें क्या सजेस्ट करता है, दैट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट इज बेस्ट अचीव्ड थ्रू अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, ठीक है। तो भारत का अनुभव दर्शाता है कि सतत और समावेशी विकास लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर ही सबसे प्रभावी रूप से प्राप्त किया
जा सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द कंक्लूजन दैट डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट दे आर नॉट द अपोजिंग गोल, बट ये म्यूचुअली री प्रोसेस है। इंडिया का जो एक्सपीरियंस है वो दिखाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस, ये सब को एग्जिस्ट कर सकते हैं। फ्यूचर जो है इंडिया का वो डिपेंड करता है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथ देने में, ताकि इक्विटेबल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है, नाउ हम चलेंगे हमारे दूसरे क्वेश्चन पे, जहां पे आपको इवोल्यूशन डिस्कस करना है इंडिया में पीजेंट मूवमेंट्स का। तो पीजेंट मूवमेंट गाइस क्या होते हैं? जो आपके कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं, जो आपके फार्मर्स करते हैं। फार्मर क्यों करेंगे? जब समाज में उनके लिए किसी प्रकार का वो एक्सप्लॉयटेशन देखेंगे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अच्छा नहीं होगा, ऑप्रेसिव होगा, ठीक है, उन्हें शोषण का, लैंडलॉर्डिज्म का, समाज में अन्याय का सामना करना पड़ रहा होगा, तब वो मूवमेंट्स करेंगे। और ये सारे जो मूवमेंट होंगे, इनका एम होगा उनके लिए बेटर लिविंग कंडीशंस को क्रिएट करना, ताकि उन्हें लैंड राइट्स मिल सके, फेयर प्राइसेस मिल सके और उन्हें समाज में न्याय मिल सके। सो ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड हमने क्या देखा था कि जो ब्रिटिशर्स की लैंड पॉलिसीज थी, उन्होंने हमारे ऊपर काफी बोझ डाल रखा था। हाई टैक्स, कर्ज में डूब गए किसान, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, कभी कुछ नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये सारी जो कंडीशंस थी वो परेशान थे हमारे किसान। तो उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू करा, मूवमेंट शुरू करे। सो अर्ली अपराइजिंग्स हम 18th एंड 19th सेंचुरी में देखते हैं, जहां पे हमें स्पॉन्टेनियस रिवॉल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं अबाउट द एक्सेसिव टैक्सेशन एंड ऑपरेशन। सो यहाँ पे आपका इंडिगो, पाबना, डेक्कन रायोट्स आ जाते हैं। ये सारे जो मूवमेंट हैं, ये पीजेंट्स के ग्रीवेंसेस को हाईलाइट करते हैं। फिर कुछ पीजेंट मूवमेंट थे जो नेशनल लीडरशिप के अंतर्गत हुए। तो जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट फैल रहा था, जो हमारे पीजेंट्स का स्ट्रगल था वो भी नेशनल मूवमेंट के साथ ही जुड़ जा रहा था। तो लीडर्स जैसे कि महात्मा गांधी वगैरह, इन्होंने पीजेंट्स को मोबिलाइज किया। तो इसमें हमारे कुछ मूवमेंट थे, जिसमें आपका चंपारण सत्याग्रह जो नील की खेती के विरुद्ध था, खेड़ा सत्याग्रह जो फसल खराब होने पर भी लगान की वसूली के विरुद्ध था, बारडोली जो था वो आपका बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में था। सो दीज मूवमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड द पावर ऑफ नॉन वायलेंट मास मोबिलाइजेशन। फिर आप देखते हो कि 1930 में हमने विटनेस किया था इमरजेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट्स एसोसिएशन बन गए इनके, यानी कि ऑल इंडिया किसान सभा बनाई गई, जिन्होंने रेंट के रिडक्शन की, लैंडलॉर्डिज्म के अबॉलिशन की, पीजेंट्स के राइट को प्रोटेक्ट करने की बात की थी। तो कुछ ऐसे पीजेंट मूवमेंट थे जिन्होंने मिलिटेंट मेथड्स को भी अपना लिया था, जिसमें तेभागा मूवमेंट हुआ, आपका तेलंगाना मूवमेंट इसके एग्जाम्पल्स हैं। सो ये सारे जो मूवमेंट्स हैं, इन्होंने इश्यूज को रेज किया फॉर ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अग्रेरियन जस्टिस। नाउ फिर आपकी आज़ादी के बाद भी चले पीजेंट मूवमेंट्स, और आज तक 2020 तक भी हमने न्यू फार्मर मूवमेंट्स को देखा है, जहाँ पे अब वो लैंड राइट्स, इरिगेशन फैसिलिटीज और फेयर प्राइसेस की मांग करते हैं। ठीक है ना। न्यू फार्मर मूवमेंट में जब आप देखते हो कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से कुछ ऐसे किसान थे गाइस जो रिच हो गए थे, ठीक है, और उन्होंने अपने संगठन वगैरह बना लिए और वो प्रोस्पेरस फार्मर्स की लिस्ट में आने लगे। तो उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, जैसे कि भारतीय किसान यूनियन, क्षेत्रकारी संगठन, ये सारे उन्होंने बनाए। तो ये जो मूवमेंट्स थी, ये फोकस करते थे ऑन द इकोनॉमिक इश्यूज एंड लैंड रिफॉर्म्स पे फोकस करते थे। और आज के समय में रिसेंट डिकेड्स में हम क्या देखते हैं कि एग्रीकल्चर और प्राइस डेप्ट, क्रॉप इंश्योरेंस, ग्लोबल एंड ग्लोबलाइजेशन, इन सब से जुड़े हुए भी कुछ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये आपने इसका पूरा इतिहास छान दिया है इस आंसर में, ठीक है ना। क्या पहले आपने एक इंट्रोडक्शन दे दिया पीजेंट मूवमेंट के बारे में, क्या होता है पीजेंट मूवमेंट, फिर आपने पूरा इसका बैकग्राउंड बताया, फिर आपने शुरू कर दिया इसके डिफरेंट फेजेस जो हमने इंडिया में देखे हैं, ठीक है, पीजेंट ऑर्गेनाइजेशंस, रेडिकल पीजेंट मूवमेंट्स, देन आपके आ जाते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या था। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, एंड द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलग तरीके से पूछा जा सकता है बट कंटेंट सेम रहेगा। तो पीजेंट मूवमेंट के जो ओवरऑल मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं मोटे तौर पर क्या है, कि कृषि संबंधित मुद्दे होते हैं इनके, लैंड रिवेन्यू, रेंट, एग्रीकल्चर वाले, व्यापक जन भागीदारी होती है, बड़ी संख्या में किसान इसमें आते हैं, क्षेत्रीय विविधता हमें देखने के लिए मिलती है, और नेशनल पॉलिटिक्स के साथ इनका लिंक हमें देखने के लिए मिलता है। और ओवरऑल ये डिमांड करते हैं सामाजिक न्याय की, यानी कि जो किसान है उन्हें एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्शन मिले, उनकी इक्वालिटी एंड डिग्निटी को प्रोटेक्शन मिले।
सो वाई दे आर इम्पॉर्टेंट? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट किया था, कृषि के सुधारों को इन्होंने बढ़ावा दिया, राजनीति का सशक्तिकरण करते हुए समाज में जागरूकता भी फैलाई। तो ये 4 पॉइंट्स आपके इसके सिग्निफिकेंस के हो जाएंगे। प्रीवियसली इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे और देन इनके वेरियस फेजेस को हमने पढ़ा था। सो ओवरऑल इसका जो इवोल्यूशन है वो हमें दिखाता है कि वर्तमान समय में बाजार मूल्य वैश्वीकरण से जुड़े हुए मुद्दे अब ये उठाने लगे हैं। ठीक है, सो इट इज द हिस्ट्री ऑफ द स्ट्रगल फॉर द लैंड, जस्टिस एंड डिग्निटी। अगला क्वेश्चन है जहां पे आपको बताना है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, भारत में जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है उन दोनों के बीच में जो संबंध है आप उनका परीक्षण करोगे। सो कार्यपालिका सरकार का वो अंग होती है जो कानूनों को लागू करती है और देश का प्रशासन चलाती है, जबकि जो न्यायपालिका है वो कानूनों की व्याख्या करती है और संविधान के अनुसार न्याय को क्या करती है, सुनिश्चित करती है। तो दोनों के बीच में सहयोग इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, क्योंकि उसने डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस्टेब्लिश किया था, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, उनके अपने अपने फंक्शंस हैं और दोनों ही एक दूसरे के काम में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करते हैं। उनका जो रिलेशनशिप है हमें दोनों तरीके से देखना है, मतलब उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं बट कुछ एरियाज ऑफ कॉपरेशन भी है। पहली चीज क्या है रिलेशनशिप की, कि दोनों की जो शक्तियां हैं वो बटी हुई हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों में ही बटे हुए हैं। एग्जीक्यूटिव कानूनों को इंप्लीमेंट करती है और जुडिशरी कानूनों को इंटरप्रेट करती है, मतलब कि कानून जो बने हुए हैं उनकी व्याख्या करके बताती है कि इस कानून का क्या मतलब है। और दोनों की शक्तियां बटे होने का सबसे बड़ा जो मेजर बेनिफिट हम देखते हैं वो क्या है कि किसी एक के पास जो पावर है ना वो नहीं रहती। ठीक है, तो ये जो एक जो आपका होता है ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, ये प्रिवेंट हो पाता है। जुडिशरी एक्शंस पे देखती है, एग्जीक्यूटिव के जो एक्शंस है उनको रिव्यू करती है और एग्जीक्यूटिव यहाँ पे जजेस के अपॉइंटमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो दोनों के ऊपर ये जो म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी है ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था की गई है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी जुडिशरी के पास है वो है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि वो कोई भी जो कानून बनाए जाते हैं जो एग्जीक्यूटिव बनाती है उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। ये कह सकता है जुडिशरी कि वो जो न्यायपालिका कह सकती है कि कार्यपालिका के द्वारा जो बनाए गए कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी थ्रू सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स्ड सैलरी एंड कुछ रिमूवल प्रोसीजर्स के हिसाब से वो इंश्योर करते हैं। ठीक है, फिर जो रोल है एग्जीक्यूटिव का जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को क्या करता है, अपॉइंट करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। हालांकि कॉलेजियम जो सिस्टम है इसके माध्यम से न्यायपालिका ने नियुक्ति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त कर ली है। सो दिस हैज बीन अ मेजर एरिया ऑफ डिबेट, इनके बीच में डिबेट होती है जजेस की नियुक्ति को लेकर। नाउ कौन कौन से एरिया है जहाँ पे सहयोग है, तो दोनों ही चाहते हैं कि संविधान में जो दिए गए मूल्य हैं उनकी रक्षा की जाए। लोक कल्याण और सुशासन की बात करते हैं तो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव को गाइड करती है जजमेंट्स के द्वारा, डायरेक्टिव्स के द्वारा, और संकट के प्रबंधन के लिए काम करते हैं। सो ड्यूरिंग द इमरजेंसी जो नेशनल चैलेंजेस है दोनों ही इंस्टीट्यूशन स्टेबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के लिए, संकट प्रबंधन के लिए वो काम करते हैं। ठीक है, सो ये 3 पॉइंट्स आपके आ जाएंगे इनके एरियाज ऑफ कॉपरेशन जहां पर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा कॉन्फ्लिक्ट के एरिया, कहाँ कहाँ पे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में जो जुडिशियरी है वो कभी कभी पॉलिसी मैटर्स में इंटरवीन करती है। जजेस के अपॉइंटमेंट की, जजेस की नियुक्ति, कॉलेजियम सिस्टम, जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर उनमें मतभेद है, तो डिबेट जो है काफी ज्यादा इंटेंस रहता है। PIL जो सरकार करती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका जिसे हम कहते हैं, उधर जाके कुछ चीजें हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। और कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब टेंशंस अराइज हो जाती हैं, जब एग्जीक्यूटिव एजेंसीज डिले करती हैं या फेल कर देती हैं जुडिशियल डिसीजंस को। सो ओवरऑल इम्पॉर्टेंट होता है कि दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस्ड रहे। लोकतंत्र को सुदृढ़ करना इनका काम है। एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है डेमोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव का वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके, एक प्रभावी शासन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। जुडिशरी प्रोटेक्ट करती है सिटीजन्स को कि एग्जीक्यूटिव कभी भी आर्बिट्ररी एक्शंस ना ले।
ठीक है ना। कार्यपालिका मतलब अपनी मनमानी ना करे, और लोकतंत्र को सुदृढ़ करना दोनों का काम है, और शासन को प्रभावी बनाना दोनों का काम है। ये सारे इनके काम है, संवैधानिक तरीके से काम करना, स्थिरता बना के रखना। सो दोनों का जो रिलेशनशिप है इंडिया में, उसमें हमें कॉपरेशन भी देखने के लिए मिलता है और टेंशन्स भी देखने के लिए मिलती है। तो आपको दोनों डिस्क्राइब करना है। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल रहता है गवर्नेंस के लिए, और वहीं जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन के रूप में काम करता है, नागरिकों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। दोनों के बीच में बैलेंस रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, तभी जो है हमारे देश में जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसको सक्सेस मिल सकता है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन थ्राइव्स व्हेन द एग्जीक्यूटिव गवर्न्स इफेक्टिवली, एंड जो जुडिशरी है वो सेफगार्ड करता है जस्टिस को, इम्पार्शियली काम करता है आपका जुडिशरी। सो गाइज देखो, अगर आपको वीडियोस में जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उनकी रिवीजन करनी है तो उसके लिए आप हमारा गेस्ट पेपर ले सकते हो। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको गेस्ट पेपर के साथ ही मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये बायलिंगुअल वाला यूट्यूब पीडीएफ चाहिए तो आप जब आप गेस्ट पेपर परचेज करोगे तो आप जस्ट उनसे इतना कह देना, सर काइंडली सेंड मी द यूट्यूब पीडीएफ ऑल्सो MPS 003 पार्ट 1, 2 और 3 वाला, ठीक है। तो वो आपको ये भी दे देंगे, और प्लस जो आपका गेस्ट पेपर है आपको वो भी मिल जाएगा। अगर आप इतना पढ़ लोगे फिर भी आप इजीली पास हो सकते हो।